नमस्कार। गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन के माध्यम से अभिव्यक्ति ई मार्गदर्शन इस प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर हैरल्ड डिकोस्टा, जो साइबर क्राइम और डिजिटल कन्वर्जेंस इस विषय पर बात करने वाले हैं। मैंने जैसे भी आपको पहले बताया कि गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग कोरोना के लॉकडाउन के चलते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अलग अलग विषय को लेकर देश के विभिन्न क्षेत्रों के विषय होंगे, विभिन्न सब्जेक्ट होंगे, चाहे फिर वो अर्थव्यवस्था का विषय हो, चाहे वो सरकार का विषय हो, चाहे शिक्षण क्षेत्र का विषय हो, चाहे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का विषय हो। ऐसे अलग अलग विषय को लेकर हम लोग तज्ञ लोगों को लेके आते हैं, एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं, ताकि हमारे पूर्व विदर्भ के 6 जिलों में हमारे सारे लोगों को एक ज्ञान मिल पाए और उसके माध्यम से वो अपने जीवन में विकास कर पाए। तो इसलिए गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन के माध्यम से लगातार हमारी जो अभिव्यक्ति नाम की जो सीरीज चलती आ रही है, आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए साइबर क्राइम ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें हमारे जो प्रमुख वक्ता है, प्रमुख मार्गदर्शक है, वो डॉक्टर हैरल्ड डिकोस्टा है। वो ओरिजिनली पुणे से है। हमारे साइबर सुरक्षा कारपोरेशन के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन सिक्योरिटी सिस्टम के वो सीईओ हैं। न्यायिक अधिकारी, साइबर लॉ, डिजिटल एविडेंस एंड साइबर क्राइम के वो वरिष्ठ ट्रेनर हैं। अभी तक उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में करीब करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में ट्रेनिंग दी है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के वो एडवाइजर है अभी भी, और साइबर गुन्हे अन्वेषण एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स इसके वो प्रशिक्षक भी रह चुके हैं, अभी भी है। और करीब करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में आज तक उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। खुद के उनके 15 किताबें हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम बात करें तो 17 से ज्यादा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना विषय रखा है। और मैं समझता हूँ कि आज जो साइबर क्राइम नाम का एक नया क्राइम हमसे सबके साथ में जुड़ा हुआ है, उसके लिए कारगर अगर कोई व्यक्ति होंगे तो वो हैरल्ड डिकोस्टा सर है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज के विषय में साइबर क्राइम, अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके चैलेंजेस भी हमको झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी का चैलेंज जो है वो साइबर क्राइम है। हम लोग देखते हैं कि अब साइबर क्राइम की भी दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है और उसके उपाय क्या है, ये जानने के लिए हमने आज डॉक्टर हैरल्ड डिकोस्टा इनको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए डॉक्टर हैरल्ड डिकोस्टा सर का यहाँ पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। डॉक्टर हेमंत सुनारेस जी हमारे डायरेक्टर है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि डिकोस्टा सर के इस मार्गदर्शन के बाद निश्चित रूप से हमारी जो कल्पना है, हमारे दिमाग में जो साइबर क्राइम को लेकर एक चिंता का विषय है, वो पूरा का पूरा हमको क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए मैं अभी और ज्यादा समय नहीं लेते हुए डिकोस्टा सर को मैं आह्वान करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन शुरू करें। धन्यवाद। 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 धन्यवाद एडवोकेट अभिजीत जी, आपके जो शब्दों से हमारा ये जो प्रोग्राम का जो उद्घाटन हुआ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आपने सही कहा कि साइबर क्राइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो चुका है अभी, क्योंकि हमारे देश में करीब 65 से 67 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश दूसरे स्थान पे है एज फार एज इंटरनेट यूसेज करने के मामले में। टेक्नोलॉजी के माध्यम में इस लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत कुछ लोग अभी घर पे काम करते हैं, और जितनी टेक्नोलॉजी की मात्रा में बढ़त हुई है हमारे देश में, शायद ही किसी और देश में इतनी बढ़त हुई है। तो मैं सबसे पहले गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय पे ये टॉपिक आज चूज किया हुआ है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आज के दिन मैं आपको इस क्षेत्र में नॉट ओनली इस क्षेत्र के बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज हम अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं कि नौकरियां कम हुई है। तो बहुत सारे जो बच्चे आजकल पूछते रहते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि नौकरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, इकोनॉमी डाउन हो चुकी है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास कोई कला है, अगर आपके पास कोई विद्या है जो दूसरे के पास नहीं है, तो अभी भी आप उतने ही मार्केटेबल हो जितना आप कोविड या कोरोना वायरस के पहले का जो माध्यम था। इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूं कि
लास्ट 6 महीने में मेरे पास करीब करीब 700 केसेस आए साइबर क्राइम के। तो मैं तो 6 महीने तो मैं पूरा बिजी था मैं, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। साइबर तकनीकी जो लोग चाहिए टू इन्वेस्टिगेट डिटेक्ट, इनकी बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं। तो मेरा क्षेत्र में तो बहुत कुछ योगदान स्पेशली यंगस्टर्स को देना पड़ेगा। और मैं वादा देता हूं कि जब आप कोई इंटरनेट पे अखबार में पढ़ते हो कि जॉब्स नहीं है, ये एक्चुअली गलत बात है। जॉब्स उनको नहीं है जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप समय के साथ अपने आप को अपडेट करते हो तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि जॉब्स आपको मिलेंगे, अच्छे जॉब्स मिलेंगे जहां पे आप सेटिस्फाइड होगे मेंटली, और इम्पोर्टेंटली पॉइंट सोशल स्टेटस समाज में आपका एक नाम होगा, और उसके साथ साथ आप पैसे भी कमा सकते हो। तो मैं आपसे कुछ प्रेजेंटेशंस में आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं, जिस माध्यम के साथ साथ मैं आपको कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में इस पे आपको मैं भर दे के आपको मैं आज पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा कुछ है कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे अभिजीत जी सर ने कहा कि मैं साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में काम करता हूं प्रेसिडेंट के ओहदे पे, और मैं हमारे देश के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो, सीआईडी हो, स्टेट पुलिस हो, एनआई हो, इनको मैं ट्रेनिंग देता हूं मैं। इनके बहुत सारे कुछ केसेस भी आते हैं मेरे पास जिनको मैं असिस्ट करता हूं। और साथ साथ मैं अपने को भाग्यशाली कहना चाहता हूं कि हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं, जो न्यायालय हैं, उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूं इस क्षेत्र में, दैट इज साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो भी आज मैं आपसे बात करूंगा मैं अपने दिल से आपसे बात करूंगा मैं आपसे कुछ ऐसे अगर मैं कोई केस स्टडी आपसे शेयर करूंगा मैं, तो मैं वो किताब में कोई आने वाली केस स्टडी नहीं है। वो ऐसी केस स्टडी है जहाँ पे खुद मैंने या मेरे टीम ने उस केस में काम करके हमने विजय प्राप्त किया हुआ है, और लोगों को जो इस साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं उनको हमने अपनी तरफ से उनको सुरक्षित जितनी हम कर सकते हैं इतनी हमने कोशिश की है। सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन जो है जो आपको अंग्रेजी में है, तो आप इसका चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बात करूंगा हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में। तो आगे कुछ प्रश्न भी होंगे तो आप मुझसे मराठी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मराठी हमारी राज्य की भाषा है, हिंदी हमारी देश की भाषा है। और जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश साइबर क्राइम तो इंग्लिश के माध्यम से ही होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम्स ये बाहर के देश से ओरिजिनेट होके हमारे देश में आते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ शब्द होंगे जो थोड़े टेक्निकल होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं कि ये शब्द को मैं हमारी पर्टिकुलर जो भाषा में आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत करूं। तो जब आप बात करते हो तो 2027 तक करीब 9 मिलियन यूरो इतना पैसा खर्चा होगा लोगों को ट्रेनिंग देने में। और आजकल के टाइम पे खास करके स्टूडेंट्स जो आज घर पे बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कि आप पढ़ाई करते हो बिकॉज ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन साथ साथ आपने कुछ ऐसे क्षेत्र में भी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आपको एक एडवांटेज मिले जब आप इंडस्ट्री में जाओगे। तो करीब 9 बिलियन की राशि दैट इज इन यूरो करेंसी में इतनी पैसा निवेश होने वाला है ट्रेनिंग में बाय 2027 तक। 67% of the cyber security leaders do not have sufficient staff। करीब 67% कंपनियों में आज साइबर सिक्योरिटी के स्टाफ नहीं है या बहुत ही शॉर्टेज है। 60% expect digital threats to grow। करीब 60% जो संस्थाएं हैं वो उनका ये कहना है कि डिजिटल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स ये बढ़ने वाले हैं, और जितनी ये मात्रा बढ़ने वाली है उतनी ही इस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे प्रेजेंट सिचुएशन में स्थिर रहना एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होगी।
हमारे देश में करीब करीब 8,000 केसेस 2016 में रजिस्टर हुए। जो आप जो फिगर देख रहे हैं 8,000, ये सिर्फ हमारे देश में एफआईआर रजिस्टर हुए। इसका मतलब नहीं कि हमारे देश में सिर्फ इतने ही केसेस होते हैं। हमारे देश में जो साइबर क्राइम की मात्रा है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में साइबर क्राइम की अवेयरनेस कम होने के कारण बहुत कम साइबर क्राइम या एफआईआर में कन्वर्ट होते हैं। तो 8,000 केसेस करीब 2016 में, वो करीब 22,000 केसेस हो गए 2017 में। तो करीब करीब 3 टाइम्स ये केसेस बढ़ गए। और 2018-2019 जो साइबर क्राइम केसेस, ये स्टिल अंडर एनालिसिस है कि कितने सारे जो साइबर क्राइम केसेस हमारे देश में रजिस्टर्ड हुए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं सिर्फ बेंगलुरु का लूं, तो बेंगलुरु में करीब करीब एक दिन में करीब 50 एफआईआर आज रजिस्टर होते हैं, जो बहुत बड़ी एक मात्रा पाई जाती है। जब आप बात करते हो साइबर क्राइम की, तो साइबर क्राइम होता क्या है? जब कोई भी व्यक्ति जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करता है, उस दुरुपयोग से होने वाला क्राइम, उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के करीब 28 अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें 10 प्रकार के साइबर क्राइम मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत किया हुआ है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज अगर आप ये 10 अलग अलग साइबर क्राइम के टाइप या विषय में अगर आपके पास कोई नॉलेज है, तो आज आप इंडस्ट्री में आपको नौकरी 100% यू विल गेट इट। क्योंकि कल ही मैं एक मीटिंग में था, मैं कुछ वरिष्ठ ऑफिसर्स थे, वो कहते हैं कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की, साइबर लॉयर्स की हमारे पास कमी है। तो क्या आप हमें ऐसे लोग दे सकते हो जो हमारी पर्टिकुलर सिस्टम्स को, हमारी अर्थव्यवस्था को वो कंट्रोल पे लेके आए, ताकि ये जो हैकिंग का जो प्रमाण अभी बहुत कुछ बढ़ गया है। यहाँ से चाइना हमें हैकिंग की धमकी दे रहा है, यहाँ पाकिस्तान हमें हैकिंग की धमकी दे रहा है, कुछ साइट्स हमारे हैक होते हैं। तो आज ऐसा पर्टिकुलर एक सिचुएशन आई है कि हमारे देश को हमको सुरक्षित करने के लिए हमको आर्मी लगेगी, एयरफोर्स लगेगी, नेवी लगेगी, लेकिन हमें साइबर तज्ञों की भी जरूरी है। क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन को अगर किसी बाहर के देश ने हैक किया, तो उस इंफॉर्मेशन से वो अपनी रणनीति बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जहां पे लोगों का बहुत नुकसान होगा, उनका जो आर्थिक नुकसान होगा। और अगर आर्थिक नुकसान लोगों का होगा, तो जाहिर है कि क्राइम बढ़ने वाले हैं। तो ये जो 28 में से 10 प्रकार के मैं साइबर क्राइम आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सबसे पहला जो है वो है साइबर स्टॉकिंग। जो साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि कोई बच्चे का या कोई महिला का टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे कोई अश्लील चैट करना, या उस पर्टिकुलर महिला के बच्चे को हैरेसमेंट करना, ऐसे मामले को इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ऐसे क्राइम को हम साइबर स्टॉकिंग कहलाते हैं। साइबर कॉन्ट्राबैंड, वेल इंटरनेट के माध्यम से जब ऐसी चीज खरीदी जाती है जो इलीगल हो, अनलॉफुल हो, तो जैसे कि आपने कुछ दिन से आप मीडिया में देखते रहेंगे एक डार्क नेट के बारे में। डार्क नेट से कोई ड्रग्स खरीदता है या कोई अनलॉफुल या इलीगल चीज खरीदता है, तो आज डार्क नेट के माध्यम से ऐसी चीज की खरीदी की जाती है और उसकी बिक्री भी की जाती है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग को। तो जब भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ऐसे कोई चीजों को खरीदना या बेचना जो इलीगल होता है, तो उसको हम साइबर कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। साइबर ट्रेसपासिंग, वेल आप बैठे हो शायद नागपुर में या अमरावती में बैठे हो या भंडारा में या चंद्रपुर में, तो आपका लैपटॉप हो या आपका मोबाइल दूर, हजारों किलोमीटर दूर एक आदमी या एक हैकर आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप को दूर बैठ के वो आपके मोबाइल में आप क्या कर रहे हो, कौन से वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आप किससे बातचीत कर रहे हो, तो उसकी पूरी एक्सेस अनऑथराइज्डली जब वो लेता है आपके डिजिटल डिवाइस को, तो वो क्राइम को हम कहते हैं साइबर ट्रेसपासिंग। साइबर लॉन्ड्रिंग, वेल मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल तो ऐसे बहुत सारे जो माध्यम है जहाँ पे जो क्रिमिनल्स हो, टेररिस्ट हो, जो इंटरनेट का दुरुपयोग करते हैं।
और जब हम इंटरनेट का दुरुपयोग होते हैं तो इंटरनेट का दुरुपयोग होता है पैसे के व्यवहार से। जो पैसे का व्यवहार है, जो टेररिस्ट या ऐसे कोई संगठन होती है जो जो मिसयूज करती है पैसे का, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जिससे पैसे का जो जो फेरबदल होता है इन इलीगल मैनर। और आज इंटरनेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ऐसे लोगों को जो पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग करके उसमें क्राइम करते हैं। साइबर वैंडलिज्म, जब कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर को हैक करता है या किसी मोबाइल को हैक करता है, और हैक करने के बाद उससे जो दुष्परिणाम होता है, जिसमें उस पर्टिकुलर विक्टिम या उस फिर्यादी को नुकसान होता है, तो ऐसे जो हैकर्स होते हैं जो किसी नेटवर्क को या कंप्यूटर को हैक करके सिस्टम को कंप्लीटली स्टॉप करते हैं, तो ऐसे क्राइम को हम कहते हैं साइबर वैंडलिज्म। साइबर डिफॉर्मेशन, साइबर डिफॉर्मेशन जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी की बदनामी करना। आज हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, आज हम फेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की बदनामी की जाती है, उनके जो धर्म के बारे में, उनके कम्युनिटी के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। ये गलत चीज है। हमारे जो देश की जो संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति है किसी को हमें रिस्पेक्ट करना, किसी का आदर करना। लेकिन आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम भूल गए हैं हमारी जो मूल तंत्र को, और हम आज टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं किसी की बदनामी करना, धर्म का हो, जात का हो या किसी संगठन का हो। तो ऐसे जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जाता है किसी को डिफेम करना, तो ऐसे पर्टिकुलर क्राइम को हम कहते हैं साइबर डिफॉर्मेशन। साइबर थेफ्ट, वेल, डेटा का चोरी करना। आज जो हमारे जो मोबाइल में, हमारे जो लैपटॉप या डेस्कटॉप में सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या है, और वो है डेटा। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, क्योंकि जब तक हमारे सिस्टम में जो डेटा और इंफॉर्मेशन वो सही नहीं है, तब तक हम सही निर्णय या डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके या मेरे मोबाइल से अगर कोई हैकर डेटा चोरी करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उस पर्टिकुलर चोरी को हम कहते हैं साइबर थेफ्ट, डेटा थेफ्ट। आजकल तो बहुत सारे रिसर्च में जो पेटेंट्स होते हैं, हमारे जो कॉपीराइट्स होते हैं, हम जो किताबें लिखते हैं, तो आज इंटरनेट के माध्यम से कोई उसको कॉपी करता है, सिर्फ जो लेखक है उसका नाम चेंज करके बताता है कि ये मेरा लेख है या मेरा पर्टिकुलर थीसिस है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आदमी ने पूरी मेहनत से वो किताब लिखी है या थीसिस किया हुआ है, उसको नुकसान होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर क्राइम को हम कहते हैं साइबर थेफ्ट, जो डेटा थेफ्ट भी कहला जाता है। साइबर टेररिज्म, वेल, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, तो कोई पर्टिकुलर आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, जैसे कि ट्विटर के माध्यम से किसी को धमकाना, डराना कि आपके देश में कुछ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखोगे कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं कि अगर आपको एक लिंक आती है, जो फलाना ढलाना एक लिंक, उस लिंक पे आप मत क्लिक कीजिए, अगर आप लिंक क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल बर्स्ट होगा, अगर आप ये लिंक करोगे तो कुछ ऐसा होगा। तो ये जो कुछ जो बातें जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो स्प्रेड की जाती हैं, ये गलत बातें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दहशत में पड़ जाते हैं कि अगर हमने लिंक को क्लिक किया तो हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे होगा, हमारे जो कान चले जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। साइबर पोर्नोग्राफी सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। हमारे देश में करीब 67% साइबर क्राइम आज पोर्नोग्राफी रिलेटेड होते हैं। और जब आप पोर्नोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश में कानून भी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही सख्त है। अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल में अगर ऐसा कोई चित्र हो या ऐसा कोई इमेज हो या ऐसा कोई वीडियो हो जहाँ पे उस बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो, तो जस्ट ऐसे वीडियो या ऐसे इमेज मोबाइल में रखना इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। फॉरगेट अबाउट आप उस पर्टिकुलर इमेज को या वीडियो को आप ट्रांसमिट करते हो।
जब हम बात करते हैं साइबर पोर्नोग्राफी के बारे में, तो हम देखते हैं कि कुछ मॉल में जब हम जाया करते थे, मैं ये नहीं कहता कि अभी हम जा रहे हैं, अब कब जाएंगे पता नहीं है, तो जब हम मॉल में जाया करते थे तो कोई हम जो कोई कपड़ा खरीदते थे हम, तो हम जब चेंज रूम में जाते हैं तो हमें ये देखना है कि चेंज रूम में कैमरा है क्या नहीं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस आए हुए हैं कि चेंज रूम के अंदर भी कैमरा को छुपाया जाता है। तो ऐसे जब जो केसेस होते हैं जहाँ पे अनऑथराइजली कैमरा रखे जाते हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर जो केसेस को हम साइबर पोर्नोग्राफी के दायरे में भी डालते हैं। साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, वेल आप घर बैठे हो, मैं घर बैठा हूँ, मेरे डेबिट कार्ड से 4 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं 4 अलग अलग जगह से। हमें लगता है कि तो डेबिट कार्ड तो मेरे पास ही है, तो कैसे हुआ है? कल ही मैं मुंबई में था, मैं तो कल मैंने एक न्यूज पढ़ी, मैंने शायद आपने भी पढ़ी होगी आज, कि मुंबई में एक आदमी के अकाउंट से 2 करोड़ रुपए चले गए। मैटर कुछ ऐसी थी कि करीब 1 दिन से उनका मोबाइल का नेटवर्क चल नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि शायद नेटवर्क डाउन होगा, तो उन्होंने कोई ये नहीं लिया, उन्होंने कहा कि चलो नेटवर्क डाउन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन नेटवर्क डाउन था, दूसरे दिन भी ऑल्सो उनका नेटवर्क डाउन था। तो बाद में उनको थोड़ा डाउट लगा, तो बट डाउट लगने से पहले उन्होंने अपना इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट जब उन्होंने चेक किया, तो वो हैरान हो गए कि उनके अकाउंट से करीब 2 करोड़ रुपए गए 1 दिन के अंदर। करीब 32 ऐसे ट्रांजैक्शंस हो गए उनके इंटरनेट अकाउंट के माध्यम से, जहां उनको बढ़त भी नहीं मिली कि उनका पर्टिकुलर इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट से उनके करीब 2 करोड़ रुपए चले गए। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो समस्या है, ये जो हम जो डिजिटल के बारे में, जो डिजिटल इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस डिजिटल इकोनॉमी से एक करोड़पति रोडपति भी बन सकता है और एक रोडपति करोड़पति भी बन सकता है। इस 6 महीने में जो करीब 700 केसेस मेरे पास आए, उनमें से करीब 55 से 60% केसेस ये डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स या मोबाइल बैंकिंग के फ्रॉड्स हुए हैं। और जाहिर है कि लॉकडाउन के टाइम पे ना पुलिस भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स ने इस पर्टिकुलर मौके का फायदा उठा के बहुत सारे लोगों को उन्होंने गरीब किया, और बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल्स अमीर भी बन गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसे पर्टिकुलर जो फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, ये कोई बड़े पढ़े लिखे नहीं है। These are actually 8वीं 10वीं या 12वीं पढ़े लिखे हैं, और ये जो पढ़ाई करने वाले लोगों को ये उनको फूल करके उनका पैसा लेते हैं। जस्ट दूर बैठ के एक लिंक वो भेजते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक करो तो आपको लोन सैंक्शन होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से तो आज तो इजी हुआ है, और लोग आज लोन के चक्कर में ठोकर भी खाते हैं। लोन के चक्कर में देखते हैं कि कहाँ पे हमें कम परसेंटेज में लोन मिलेगा, तो ऐसा ही कोई एक व्हाट्सएप आता है कि लोन मिलेगा आपको 1 करोड़ रुपया, इस लिंक पे आप क्लिक करो, आपकी जानकारी दो और आपको लोन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते कि ऐसा कोई व्हाट्सएप मैसेज में जो लिंक भेजा है वो फेक है। वो लिंक को क्लिक करते हैं, अपनी जानकारी देते हैं, और ऐसे टाइम पे उनके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल होता है जो उनकी पूरी मोबाइल की जो उनका जो कंसर्न है कि पूरी मोबाइल की जो पर्टिकुलर जो एक्सेस है, वो ऐसे क्रिमिनल को देता है जो 500, 1000, 1500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ वो इस पर्टिकुलर व्यक्ति का मोबाइल एक्सेस करके उसका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करके पैसे कमाता है। तो आज इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे पर्टिकुलर क्राइम को मिनिमाइज करे या इसका कंप्लीटली बंद करके इसका समाधान दे। Well, global revenue for industrial cybersecurity will more than double between 2013 and 2019. Well, आप 2013 में देखोगे तो जो फोरकास्ट किया था करीब $600 मिलियन का जो बिजनेस होगा, और 2019 में करीब $1200 मिलियन तक का बिजनेस इस पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हुआ। आप देख सकते हो कि जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू
जब हम बात करते हैं रिलेटेड टू आज इंटरनेट के माध्यम में या टेक्नोलॉजी के माध्यम में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पे और किस पर्टिकुलर पायदान पे है। आप जूम यूज करते हैं तो 1 मिनट में करीब करीब 2,08 लोग जूम में कनेक्टेड रहते हैं, जूम होस्ट। नेटफ्लिक्स में करीब करीब 4,04,444 hours of video. What happens every 1 minute? इंस्टाग्राम में 1 मिनट में करीब 3.5 लाख स्टोरीज पोस्ट किए जाते हैं। यूट्यूब में 1 मिनट में करीब करीब 500 घंटे की वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ट्विटर में करीब करीब 319 न्यू यूजर्स बनते हैं 1 मिनट पूरे पर्टिकुलर ग्लोब में। फेसबुक में करीब एक पर्टिकुलर मिनट में करीब 1.5 लाख मैसेजेस को ट्रांसमिट किया जाता है। लिंक्डइन में करीब करीब 1 मिनट में करीब 70,000 जॉब्स को अप्लाई किया जाता है। Amazon 1 मिनट में करीब करीब 6,600 पैकेज का डिस्पैच करता है। और व्हाट्सएप ये सबसे बड़ी एक महाबीमारी हमारे देश में। हमारे देश में करीब 45 करोड़ लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप देखते हो इसकी जो मात्रा है तो आप दंग रह जाओगे कि 1 मिनट में करीब 4,16,67,000 मैसेजेस अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में ट्रांसमिट या रिसीव किए जाते हैं। तो और कंज्यूमर स्पेंड इंटरनेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो करीब करीब 10 लाख यूएस डॉलर्स की खरीदी की जाती है 1 मिनट में। तो ये पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें एक ही कहलाता है कि आने वाले दिन है इसमें इसकी जो मात्रा और बढ़ने वाली है, और जितनी इसकी मात्रा बढ़ने वाली है उतने ही पर्टिकुलर साइबर क्राइम्स भी बढ़ेंगे। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें बहुत सारे ऐसे तज्ञों की जरूरी पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स की हमें जरूरी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसे साइबर क्राइम का शिकार होता है तो वो उसे कैसे न्याय दिलाए और कैसे उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो पैसे हैं, जो उसके जो फंसने के जो पैसे हैं, वो पैसे कैसे उसको वापस मिलेंगे, so on and so forth. Well, cyber threats reported in various metros. अगर हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो अहमदाबाद में आप देखोगे कि करीब 34% जो साइबर क्राइम्स की मात्रा है। पुणे में जिस पर्टिकुलर जगह से मैं आपसे कनेक्ट हुआ हूँ करीब 32%, मुंबई में करीब 25%, कोलकाता में 35%, हैदराबाद में 35%, चेन्नई करीब 42%, दिल्ली करीब 28% और बेंगलुरु करीब 35%। ये जो भी कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको मैं दिखा रहा हूं ये ऐसे बहुत सारे जो बड़े जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये पर्टिकुलर रिसर्च एनालिसिस करके ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी की नीड क्यों है, क्यों चाहिए हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी? हमारे देश में द डिजिटल इकोनॉमी टुडे कंप्राइजेस 14 to 15% ऑफ इंडियाज टोटल इकोनॉमी। करीब 15% ऑफ द टोटल इकोनॉमी हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती है आज, वो आज डिजिटल माध्यम से की जाती है और करीब 20% की पहुंचने वाली है करीब 2024 तक। डेटा इज रिफर्ड टू एज द करेंसी ऑफ द 21st सेंचुरी, क्योंकि आज आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस करते हो तो फिजिकली पैसे की कम यूसेज की जाती है। तो ये जो कैशलेस मोड होता है ये डेटा ही होता है। मैं आपके अकाउंट में अगर कोई गूगल पे से पैसा पे करता हूं तो आपके अकाउंट में वो डेटा के माध्यम से ही जाता है। तो डेटा इज रेफर्ड टू एज करेंसी एंड ड्यू टू इट्स बल्क क्रिएशन ओइंग टू इंडियाज पॉपुलेशन, several international companies are trying to have access to it. जब आप इंटरनेट के बारे में बात करते हो तो ये इंटरनेट ये एक सेफ गार्डेड प्लेस नहीं है, क्योंकि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ये कार इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी, ये ट्रक इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी, ये मोबाइल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सो एंड सो कंपनी। लेकिन जब आप इंटरनेट के बारे में बात करते हो तो आपको कोई भी ऐसा कोई संस्था नहीं मिलेगी या कोई भी आपको ऐसा देश नहीं मिलेगा जो कहेगा कि इंटरनेट का मैं हकदार हूं या इंटरनेट का मैं ओनर हूं या इंटरनेट इज माय इन्वेंशन। क्योंकि जब हम इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 185 देश
आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस 185 देश में कोई एक देश नहीं कहता है कि हम इंटरनेट के मालिक हैं, हम इंटरनेट के ओनर हैं। इंटरनेट का मालिक इंटरनेट का ओनर है और यूजर्स जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इंटरनेट जब आप यूज करते हो तो आपको बहुत ही सतर्कता से आपको यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी देश इसका या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसका मालिक नहीं है। इट इज अ ओपन एंडेड लूप। Educational institutions, including several universities, private universities, industry association, industry training institutes, must incorporate courses on cyber security. It's a must. आज हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें भले वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है कि किस टाइप की एजुकेशन आपको दी जाती है। आपको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड दी जाती है। उदाहरण के तौर पे जब आप साइबर सिक्योरिटी या साइबर लॉ का या साइबर क्राइम डिजिटल एविडेंस के जब आप ऐसे कुछ प्रोग्राम करते हो, भले वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट संस्था से हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि क्या वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है क्या। बहुत सारे वक्त हमारी जो डिग्री होती है वो सिर्फ पेपर वैल्यू होती है। आपको डिग्री जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको जॉब मिलना है। एक बार आपको जॉब मिला तो आपका टैलेंट जाना जाता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको तब मिलेगी जब आप ऐसे संस्था से जुड़ोगे, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे जो आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज आपको देगा, जिससे आप आपकी पर्टिकुलर क्षेत्र में आप एक अच्छा पायदान पा सकते हो। But as the events of data breaches are increasing rapidly, cybersecurity issues are turning to be a nightmare for enterprises. मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आजकल जो बड़े-बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आज डरे हुए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कभी भी कहीं भी उनकी डेटा की चोरी हो सकती है, उनकी इंफॉर्मेशन की चोरी हो सकती है। 3-4 दिन पहले मेरे पास एक केस आई, एक हॉस्पिटल जहाँ पे वो कोविड-19 के पेशेंट्स का भी वो ध्यान रखते हैं, उनका भी इलाज करते हैं। वहां पे एक रैंसमवेयर अटैक हो गया और उनके कुछ फाइल्स एक ऐसे व्यक्ति के पास गया बाहर के देश पे, जिन्होंने उनको कहा कि आपका डेटा हमारे पास है और ये डेटा हमने एनक्रिप्ट करके रखा हुआ है इन अ नॉन रीडेबल फॉर्म। अगर आप चाहते हो कि हम आपका डेटा वापस करें तो आप हमें इतने इतने पैसे बिटकॉइन के माध्यम से आप हमें दे दो। मैं कहना चाहता हूं कि आज हॉस्पिटल एक बहुत ही सेंसिटिव स्थान माना जाता है, क्योंकि पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें दवाइयों की इंफॉर्मेशन होती है, और अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई डेटा का कोई फेरबदल होता है तो हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, पेशेंट्स को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं हो कि कोई पेशेंट को कोई गलत दवाई दी जा सकती है, क्योंकि डेटा इज मॉडिफाइड या डेटा इज नॉट अवेलेबल, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री आपके पास नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत बड़ा महासंकट हो सकता है। Given the skill gap and the rapidly escalating demand for cybersecurity professionals globally, there is an urgent need to rethink and restructure the enterprise level cybersecurity. मैं कहता हूं कि हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बोलते हैं, तो आई थिंक हमें साइबर सिक्योरिटी में भी आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो पैसे किसी और के होंगे, और जब साइबर सिक्योरिटी का जब हम महत्व नहीं देंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे या हमारे मोबाइल पे हम क्या कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करके एक संकट उपलब्ध कर सकता है या कोई एक महा बड़ी क्राइम हो सकती है। वेल, साइबर अटैक में 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली होती है डिटेक्शन, दूसरी होती है रिस्पॉन्स और तीसरी होती है रिकवरी। तो जब आप डिटेक्शन बात करते हो कि ये मत सोचो डिटेक्शन का मतलब है सिर्फ पुलिस हो, गलत बात है ये। डिटेक्शन एक आम व्यक्ति भी कर सकता है। और आज जब आप साइबर क्राइम की बात करते हो तो बहुत सारे साइबर क्राइम आज रजिस्टर नहीं होते हैं। इसका बहुत सारे कारण है, क्योंकि जो अवेयरनेस होनी चाहिए सिस्टम में वो कम है। और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई फिरियादी जब कोई पुलिस स्टेशन में जाता है कि मेरे अकाउंट से पैसे चले गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो
जितने आपको जो आपका पक्ष आपको बताना रहता है, आपको जब एविडेंस आपको देना रहता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पैसे तो चले गए, किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए, दूसरे से तीसरे अकाउंट में चले गए। जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है तो मालूम पड़ता है कि आपके पैसे हमारे देश में नहीं गया, बाहर के देश में भी गया, और बाद में ये दिक्कत होती है कि कैसे वो पैसे को वापस लेके आए, कैसे वो क्रिमिनल को पकड़े। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानते हो तो आप खुद डिटेक्ट कर सकते हो टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप आपके पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को, आप आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हो ताकि आपका अकाउंट कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाए। Response is very important. The impact of a physical attack is usually realized immediately. बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि हमारा पर्टिकुलर सिस्टम हैक हुआ है। जैसा मैंने कहा कि मुंबई के एक केस में एक व्यक्ति ने करीब 2 करोड़ रुपए गंवाए। उन्होंने फास्ट रिस्पॉन्स नहीं लिया, उन्होंने एक दिन वेट किया, ये सोच के कि शायद मेरा सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क डाउन है, लेकिन वो एक दिन उन पे इतनी भारी पड़ी कि उनके अकाउंट से 2 करोड़ रुपए चले गए, 32 फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट से हुए। तो रिस्पांस टाइम शुड बी वेरी फास्ट। आज हमारे देश में जब करीब 65 से 67 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से करीब 98% लोग ये नहीं जानते हैं कि साइबर क्राइम को किस तरह से वो टैकल करें। साइबर सिक्योरिटी अपने पर्टिकुलर लैपटॉप या आपके मशीन में या मोबाइल में किस तरह से लागू करें। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में करीब 98.3% लोगों को ये भी नहीं पता है कि ऐसा कोई साइबर लॉ है जहां पे ऐसे पर्टिकुलर क्राइम को रजिस्टर किया जा सकता है और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है जिसने ये क्राइम किया हुआ है। The third part is recovery. अगर मेरा डेटा चोरी हुआ है या मेरी इंफॉर्मेशन चोरी हुई है तो हाउ फास्ट मैं उस डेटा को रिकवर कर सकता हूँ, हाउ फास्ट मैं उस इंफॉर्मेशन को रिकवर करके बैक टू वही पोजीशन पे आ सकूं बिफोर द अटैक कुड टेक प्लेस। वेल, साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ 2021 तक इस पूरे में करीब 35 लाख साइबर सिक्योरिटी जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स जो लिखा हुआ है 3.5 मिलियन, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई थिंक ये कम दिखाया गया है। करीब आपको 6 मिलियन साइबर सिक्योरिटी लोगों की आवश्यकता होगी आने वाले 1 साल में। और मैं कहता हूं कि हमारी जो देश की टैलेंट, हमारे जो इंडिया की जो टैलेंट है इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप किसी भी पर्टिकुलर जगह, किसी भी देश में जाओ, भले वो जर्मनी हो, यूएस हो, यूके हो, फ्रांस हो, आप पाओगे कि टेक्निकल क्षेत्र में हमारे देशवासी वहां पे काम करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर जो इस कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें कि एक साइबर आर्मी करें जहाँ पे हमारे पर्टिकुलर जो लोगों को ये ट्रेनिंग हो के हम अपने आप में हमारे देश को भी सुरक्षित कर सकते हैं, हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षित कर सकते हैं, और हम बाहर जाके वो पर्टिकुलर देश, उनके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी सिक्योर कर सकते हैं। बाहर जो देशों में हमारे भारत के साइबर सिक्योरिटी जो लोगों को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया जाता है, उनको देखा जाता है कि ये लोग हमारे पर्टिकुलर इकोनॉमी को, हमारे देश को कोई संकट से बचाने वाले ये लोग हैं। तो ये 3.5 मिलियन मेरे हिसाब से ये कम दिखाया गया है। तो करीब 6 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ग्लोबली क्रिएट होंगे by the year 2021. It is predicted that global cyber security spending will exceed 1 trillion cumulatively from 2017 to 2021. तो करीब 4 साल में ये टोटल इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी जो इसमें जो पैसा जो निवेश होने वाला है वो करीब $8 ट्रिलियन होने वाला है, जो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। बहुत सारे जो लोग लगेंगे इस पर्टिकुलर मुहिम में काम करने के लिए और एक मकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे जो साइबर सिक्योरिटी जो होते हैं, साइबर क्राइम्स जो होते हैं, वो उसका कम हो, मिनिमाइज हो, so on and so forth. कैरियर्स इन साइबर सिक्योरिटी में क्या कैरियर हो सकता है?
सिक्योरिटी सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर या एथिकल हैकर, IT सिक्योरिटी कंसल्टेंट, फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये कुछ पोस्ट है। इसके साथ साथ एक और एक महत्वपूर्ण पोस्ट है जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, और वो है साइबर लॉयर्स। बहुत ही कम है हमारे देश में साइबर लॉयर्स, और साइबर लॉयर्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा है आज की परिस्थिति में, क्योंकि आज की परिस्थिति में साइबर क्राइम बहुत ही उछाल तक पहुंचा हुआ। मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने नागपुर से, उन्होंने मुझे वो भेजा था, तो उन्होंने कहा कि नागपुर में ही इस लॉकडाउन में करीब 30% साइबर क्राइम बढ़े हुए हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड होते हैं, अनरिपोर्टेड पता नहीं कि और कितने सारे होंगे जो साइबर क्राइम्स की बढ़त हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 1 साल पहले जब मैं मुंबई को मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो एक अखबार में मैंने पढ़ी कि हमारे देश में ओनली अबाउट 6,565 इकोनॉमिक फ्रॉड्स हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स पूरे देश में। तो मैंने जिन्होंने वो जो स्टैटिस्टिक्स दिया था, तो उनका मैंने नंबर पता लगाया, उनका ईमेल आईडी पता लगाया, और उनको मैंने फिर बाद में उनसे मैंने बातचीत की, उनको मैंने ईमेल भी कहा, मैंने ईमेल भी लिखा, मैंने कहा आप जो 6,567 केसेस आप जो बता रहे हैं, मेरे पास ही 1 साल में करीब 3,000 केसेस आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे देश के 50% साइबर क्राइम के इकोनॉमिक केसेस मेरे पास आते हैं फ्रॉड के। ये तो नहीं होगा। तो आपके स्टैटिस्टिक्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। तो बाद में उन्होंने कहा ये सिर्फ रिपोर्टेड है, तो मैंने कहा सही है, रिपोर्टेड जो होते हैं और असली जो होता है इसमें बहुत सारा अंतर होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज लॉ एनफोर्समेंट के पास या कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं पहुंचना चाहता है, वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा लंबा सफर होगा, तो वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसे कोई साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कोई प्रोफेशनल हो, ऐसे कोई लोग हो जो उनकी सिस्टम को सिक्योर करे फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कुछ ऐसे भी संस्था हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो हम जब कंप्लेंट करेंगे तो हमारा खुद का लॉयर भी होना चाहिए। आज बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, कोई इंडस्ट्री हो, भले वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इंजीनियरिंग हो, टेलीकॉम हो, तो हर एक इंडस्ट्री में आज वो ऐसे लॉयर की शोध कर रहे हैं जिनको साइबर लॉ के बारे में उनको अच्छी पकड़ हो, अच्छी नॉलेज हो, और साथ साथ में ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स को भी देखते हैं जो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, जो उनके सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सके। वेल, जब आप सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बात करते हैं तो उनका काम बेसिकली जो कंप्यूटर को मॉनिटर करना कि वो सही ढंग से काम कर रहा है, जो कंप्यूटर में जनरेट जो बैकअप है, रेगुलरली बैकअप को लेना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे संस्था हैं जो रेगुलर बैकअप नहीं लेते। कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आई थी तेलंगाना से, एक काफी बड़ी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनका पर्टिकुलर सिस्टम हैक हुआ, और हैक होने के बाद उनके जो स्टूडेंट्स का जो डेटा था वो पूरा फेरबदल हो गया। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि उनका सिस्टम को हैक करके हैकर ने पूरा डेटा वो लेके गए। और जब वहाँ के जो प्रिंसिपल, वहाँ के जो ट्रस्टी ने मेरे से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आप बैकअप हम ऐसे मेंटेन नहीं करते हम लोग, बिकॉज आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी 100% सिक्योर है। तो मैंने कहा ये सबसे गलत बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो ये 100% सिक्योर नहीं हुई है। और उनके पास बैकअप ना होने के कारण उन्हें बहुत सारी दिक्कत आई, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ऐसे कोई लोग हैं क्या जो हमारे पास आए, हम उनको नौकरी देते हैं और हमारे पास हमारे सिस्टम को वो डेटा हमें रिकवर करके दे, हम आपके बहुत ही we'll be very happy if you can provide us ऐसे रिसोर्स टू अस। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इनका काम होता है कि कंप्यूटर को मॉनिटर करना, उनके जो सिस्टम्स नेटवर्क उनको मॉनिटर करना, रेगुलर बैकअप लेना, जितने सारे जो यूजर्स जो नेटवर्क में कनेक्टेड है वो अपने नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। वेल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैंने आपको कहा वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पॉइंट नंबर 4 है, और वो है कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारे जो ऑडिट होती हैं, जो एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं, जो आईएसओ रिलेटेड कुछ ऑडिट होते हैं हमारे पास, उसी तरह से आज कंप्यूटर की भी ऑडिट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास कोई इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं ISO 27001, तो वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल है या आपके पास कोई ऐसी कोई संस्था है जो मेडिकल लाइन से ताल्लुकात रखती है, तो आपको एक हिप्पा स्टैंडर्ड्स ये ऑडिट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जब मैंने आपको कहा कि 3-4 दिन पहले जब ये हॉस्पिटल के साथ एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, जहां पे उनका डेटा हैकर लेके भाग गया, एनक्रिप्ट किया, तो जब उनसे पूछा मैंने कि जो इस हॉस्पिटल के जो ओनर है, जो मालिक है, उनसे मैंने पूछा कि आपके पास हिप्पा स्टैंडर्ड्स हैं क्या? तो बोलते व्हाट इज हिप्पा? तो मैं आई वाज वेरी स्टन्ड, मैं बहुत ही शॉक में हुआ कि जिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में करीब 100 कंप्यूटर है और उनको पता नहीं है कि ऐसा भी कोई एक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड होता है। अगर ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को अगर वो अपनाए थे तो उनके पर्टिकुलर सिस्टम्स या उनका डेटा चोरी नहीं होता था, और जो भी डेटा आज कोई लेके गया उसका वो मिसयूज ना कर सके। तो सिक्योरिटी ऑडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है अभी। इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसीज, तो जब संस्था में जब लोग काम करते हैं तो यूजर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कैसे उसे नेटवर्क को यूज करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं एक केस सुनाना चाहता हूं मैं, कि ये अपने महाराष्ट्र नासिक में हुई थी। एक लड़की की शादी तय हुई थी, डेट तय हुई थी, और उस समय उसके जो किसी है, जिस लड़के से उसकी जो सगाई हुई थी, उसको एक 5-6 दिन पहले उसको एक ईमेल आता है कि जिस लड़की से आप शादी कर रहे हो उससे आप शादी मत करना, क्योंकि उसका चरित्र वैसा है, सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। और इस मामले में वो जब लड़के को जब ऐसा वो मेल आया है तो वो अपने पिताजी को दिखाता है। उनके पिताजी भी एक लॉयर है और लड़की का पिताजी भी लॉयर है। तो लड़के ने अपने पिताजी को बताया कि डैडी मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा एक मेल आया हुआ है। और उस पर्टिकुलर मेल में एक फेसबुक का लिंक भी था। जैसे उस लिंक को क्लिक किया तो वो एक ऐसे पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाता था जहाँ पे इस लड़की के बारे में कुछ ऐसे कोई कुछ गलत चीजें लिखा था जो उसको पता नहीं था। तो उसमें उसका फोन नंबर लिखा था जहाँ से उसको फोन आते थे, व्हाट्सएवर। तो जब ये लड़के के पिताजी ने लड़की के पिताजी को कहा कि हमें ये शादी थोड़ी सी डिले करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बेटे को ऐसा कोई ईमेल आया हुआ है, ऐसा फेसबुक का एक लिंक आया हुआ है जहां से वो थोड़ा परेशान है। तो जो लड़की का जो पिताजी, उन्होंने कहा कि हम इसका समाधान निकालते हैं। वो तुरंत पुलिस स्टेशन में गए, उन्होंने FIR दर्ज की, और कुछ दिनों के बाद पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां पे वो फेक फेसबुक का प्रोफाइल क्रिएट किया गया था। वो जगह जहां पे वो फेक प्रोफाइल बनाया था उस लड़की का, वो पुणे से करीब एक 30-40 किलोमीटर एक जगह है, रांजनगांव, जहां से एक कंपनी के कंप्यूटर यूज करके, उनका नेटवर्क यूज करके ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल बनाया गया। तो पुलिस पहुंच जाती है उस जगह पे, और जब पुलिस पहुंचती है जगह पे तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के जो IT हेड है उनसे सवाल पूछ करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है। तो वो कहता है कि हमारे पास अमेरिकन के सिक्योरिटी पॉलिसीज है। ठीक है, आप भारत में आपका जो बिजनेस है आपका, तो आप अमेरिका के नॉर्म्स इधर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको लोकलाइज्ड लॉज और लोकलाइज्ड नॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे। तो ये उनको पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिल सकता है क्या जो हमें इसके बारे में बताए और हम उसको नौकरी दें। ये रही कैरियर के बारे में। रही दूसरी बात कि जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर के माध्यम से ये फेक प्रोफाइल बनाया गया था, पुलिस को मिल गया। जब उसकी छानबीन की मैटर की तो उन्हें मालूम पड़ा कि एक लड़के ने बनाया था, जो लड़का नासिक में रहा करता था, पहले पढ़ाई करता था। तो तभी उस लड़के की इस लड़की के साथ मुलाकात होती थी जब वो वॉकिंग में जाते थे, मॉर्निंग वॉक एंड ऑल। तो वो पढ़ाई के लिए आया था, मध्य प्रदेश का रहने वाला लड़का था। और जब उसकी पढ़ाई होने के बाद वो
पुणे में उसको नौकरी मिली और इनका फिर भी इनकी बातचीत सब चल रही थी। तो एक दिन उसने लड़के ने कहा कि मेरी शादी तय हुई है, जो उस लड़के को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स मिसयूज करके उसने ऐसा एक फर्जी प्रोफाइल बना दिया उस लड़की का और भेज दिया उस लड़के को जहां से वो शादी रुक सके। इस पर्टिकुलर मामले में जो ऑर्गेनाइजेशन में वो भी गुनहगार है, क्योंकि उन्होंने जो साइबर सिक्योरिटी या नेटवर्क पॉलिसी के प्रैक्टिसेस जो है वो ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए। तो ऐसी सिचुएशन में आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे प्रोफेशनल को देखते हैं जो नॉट इवन पॉलिसी बनाए बट उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कर सके। डेवलप एंड अपडेट डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल। अगर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई डेटा अगर कोई चोरी होता है तो कैसे जल्द से जल्द वो डेटा को रिकवर कर सके और अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले के माध्यम से वो ले पाए, तो ये डिजास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेल ये एक दूसरा जॉब है, responsible for planning and implementing security measures to secure the organization and networks. इनकी जो ब्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क का चेक करना वेदर वो सही तरह से काम करता है, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट्स कि जो भी कुछ डेटा उस कंप्यूटर में है अगर वो डेटा अगर कोई हैक करता है तो ऐसे परिस्थिति में वो डेटा का महत्वपूर्ण क्या है और किस तरह से वो डेटा को रिकवर कर सके, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट की होती है। साथ साथ में प्रिवेंट डेटा लॉस ही ना हो इसके बारे में वो कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं, ऐसे कोई फायरवॉल डालते हैं, एनक्रिप्शंस डालते हैं और बार बार इस पर्टिकुलर जो फायरवॉल को अपडेट करते हैं ताकि उनकी सिस्टम को कोई हैक ना कर पाए। तो ये जॉब होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का। सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये तीसरा पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग नेटवर्क सिक्योरिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंडल हैंड्स ऑन रिपेयर एंड इश्यूज रेज्ड इन प्रॉब्लम रिपोर्ट्स एंड आल्सो एनालाइज ब्रीचेस फॉलोड बाय सिक्योरिटी इंसिडेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं अगर उनके सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का वो समाधान देते हैं कि मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मेरा सिस्टम में कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, मेरे सिस्टम में इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे इश्यूज में वो एक समाधान देते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। रिसर्च एंड इंप्लीमेंट एडवांस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सिस्टम्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होते हैं ये रिसर्च करते हैं और इनका मेन जो जॉब होता है कि आने वाले जो टाइम में अगर ऐसे कुछ क्राइसिस होंगे तो हमारे सिस्टम्स को कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस से हम हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। और तीसरी बात है परफॉर्म सिक्योरिटी असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। तो अपने सिस्टम को वो टेस्टिंग करते रहते हैं हर एक महीने में एक बार कि क्या हमारी सिस्टम अभी उसमें प्रॉब्लम है क्या, और अगर प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलर उसको प्रॉब्लम को असेस करती है, उसका रिस्क फाइंड आउट करती है और बाद में उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आज हमारे देश में ये जो शब्द है वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। हमारे देश में जितने सारे जो संस्थाएं, जितने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नेटवर्क की है वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग। जैसे इंसान में स्ट्रेस टेस्ट होता है, जैसे इंसान में जैसे हम लोग 3 महीने में या 6 महीने में हम अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट निकालते हैं, अपने लीवर फंक्शन है क्या नहीं ठीक, ये हम करते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर का भी एक टेस्टिंग होता है, सिक्योरिटी जो असेसमेंट होता है, जो एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बहुत अच्छी तरह से निभाता है। पेनिट्रेशन टेस्टर को बेसिकली हम और एक नाम से भी जाना जाते हैं और वो होते हैं एथिकल हैकर। लेट मी टेल यू, जब आप कोई हैकर बनना चाहते हो तो ये गलत बात है, क्योंकि हैकिंग जब हम साइबर लॉ के माध्यम से जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो साइबर लॉ में हम हैकर को चोर कहते हैं। और मैं जाहिर कहता हूं कि हमारे में से जो इस वेबिनार को देख रहे हैं कि हमारे में से हम किसी भी कोई भी व्यक्ति हम अपने आप को चोर ऐसा कोई हमें बोलेगा तो हमें बहुत दुख भी होगा, हम शायद उसका वी विल रिवोल्ट बैक, आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हो। लेकिन कंप्यूटर का जो डेटा चोरी करता है, अनऑथराइज एक्सेस करता है, उसको हम कहते हैं हैकर। तो यहाँ पे एथिकल हैकर का मतलब है कि जो व्यक्ति उसे राइट परमिशन मिलने के बाद वो नेटवर्क को चेक करता है कि क्या ये नेटवर्क में कोई खामियां है क्या कोई हैकर अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है क्या।
बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे एट दिस मोमेंट जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। कभी भी आप आपका हैकिंग का प्रोफेशन मत कीजिएगा। बी अ पेनिट्रेशन टेस्टर, बी अ एथिकल हैकर। एथिकल हैकर का मतलब है कि जब तक आपको लिखी पढ़ाई से, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति नहीं कहता है कि आप मेरे नेटवर्क को, मेरे कंप्यूटर को आप चेक करो, टेस्ट करो, तब तक आप नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने की विदाउट अ परमिशन, तो वो माना जाएगा कि अनऑथराइज्ड यू हैव अटेम्प्टेड टू एक्सेस अ वेबसाइट, एक्सेस दैट सिस्टम, जिससे उस व्यक्ति के अगेंस्ट एक गुनाह दाखिल हो सकता है। एक एथिकल हैकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसे देखना रहता है कि कौन से टूल्स और टेस्ट परफॉर्म किए जाना चाहिए ऑन द नेटवर्क, ताकि सिस्टम सिक्योर हो जाए। अनकवर सिक्योरिटी होल्स, क्योंकि वो खुद अपने सिस्टम को वो एक हैकर के दृष्टि से देखता है और फाइंड आउट करता है कि उसमें कोई खामियां है क्या। अगर खामियां है तो उसे उस खामियों को निभाने के लिए ऐसे कोई टेक्निक इस्तेमाल करने पड़ते हैं जहां से उस सिस्टम सिक्योर। और तीसरी बात है एग्जीक्यूशन पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन वेब एप्लीकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क। आजकल बहुत सारे जो एप्लीकेशन इंटरनेट पे, वेब पे है, तो वो भी उन्हें चेक करना रहता है कि हमारी जो वेब एप्लीकेशंस आर दे सिक्योर, और अगर सिक्योर नहीं है तो उसको सॉल्यूशन देने की रिस्पांसिबिलिटी एक पेनिट्रेशन टेस्टर की होती है। आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वेल ये बहुत ही सबसे ऊपर पायदान पे है एट दिस मोमेंट, क्योंकि आज बहुत सारे जो संस्थाएं हैं जो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने पेरोल पे ले ही लेना चाहता है एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये कंसल्टेंट का नाम तो आजकल बहुत ही अच्छे ढंग से भी कहा जाता है, फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट। तो जाहिर है कि आप में से बहुत सारे अगर कोई स्टूडेंट्स हो तो यू बी गोइंग एज आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट नाउ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई हुआ सीनियर पर्सन, तो आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट का ये जो जॉब है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास एक 15-20 साल का नॉलेज है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो आप इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो। और लेट मी टेल यू कि बहुत सारे संस्थाएं को ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो एक्सपीरियंस्ड हो। भले वो अपने पेरोल पे नहीं लेंगे, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक कंपनी से जुड़े नहीं रहेंगे, आपके पास ऐसे कोई 10-15 कंपनी होंगे, आप आपके टाइम के मालिक होंगे, आपको सिर्फ डेडलाइंस मैनेज करने हैं जहां पे आपको वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। लेकिन ये जो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट की बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए, ताकि वो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस उस ऑर्गेनाइजेशन में डाल के उस ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले जो अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट या एक्सेस को स्टॉप करे। वेल, आईटी सिक्योरिटी कंसल्टेंट का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सबसे पहले कॉस्ट एस्टिमेट, अगर मुझे अपना डेटा को सिक्योर करना है तो कितना उसका खर्चा होगा। we'll find the most effective ways to protect data, well, कौन सा पर्टिकुलर टूल होगा या कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जहां से ऐसे अटैक को कम किया जा सकता है या कंप्लीटली स्टॉप किया जा सकता है। सिक्योरिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस, अगर मेरे सिस्टम में अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो किस ढंग से मैं उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकूं, और हाउ फास्ट, जल्द से जल्द मैं कैसे अपने सिस्टम को पहले के सिचुएशंस पे लेके आऊं before the hack my system was working. Define and maintain corporate security policies, और महत्वपूर्ण plan, research and design robust security architectures for any IT project. Forensic computer analyst, ये पर्टिकुलर क्षेत्र ये पुलिस और जुडिशियल एजेंसी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहता हूं मैं, आज हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी जुडिशियल सिस्टम ऑल्सो आज प्राइवेट फॉरेंसिक एनालिस्ट के शोध में है। बहुत सारे टाइम जब हम कहते हैं कि फॉरेंसिक का मतलब है कि कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, उस रिकवरी डेटा के छानबीन करना कि क्राइम कैसे हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे वक्त हम देखते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट के ही लोग हैं जो गवर्नमेंट के पेरोल पे, लेकिन ये गलत बात है। कोर्ट एक ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट कर सकता है जो प्राइवेट हो, जिसको वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑल्सो एक ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति को उनको अपने चूज कर सकते हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जो वेल क्वालिफाइड है, और ऐसे व्यक्ति से वो अपनी
कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम की इन्वेस्टिगेशन की मदद ले सकते हैं। तो आज जो फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट का ये जो प्रोफेशन है, ये बहुत ही ओपन एक ओपन फोरम है। हमारे देश में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ऐसे कोई साइबर फॉरेंसिक के कोर्सेज किए जाते हैं, बहुत ही कम, गिने हुए 1, 4 या 5 होंगे। तो हम, लेकिन जो क्राइम होते हैं, हर एक क्राइम में फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट का रिपोर्ट होना महत्वपूर्ण होता है साइबर क्राइम में। और ऐसे क्षेत्र में अगर इस पर्टिकुलर फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट की मात्रा कम है, तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में और अब के भी दिन में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी टू असिस्ट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड द जुडिशियरी टू हैव द मैटर्स कमिंग टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। वेल, इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट, वेल, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स और टूल्स में अपने मोबाइल से डेटा रिकवर करना, लैपटॉप से डेटा रिकवर करना। हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं कि अगर हमने मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट किया तो डेटा रिकवर नहीं होगा। हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं कि अगर हमने कोई वाइपिंग टूल अगर हमने अपने कंप्यूटर में डाल दिया तो डेटा रिकवर नहीं होगा। ये गलत बात है। कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है। जब आप इंटरनेट में जब आप कोई पर्टिकुलर अपना पोस्ट डालते हो या अपना डेटा पोस्ट करते हो, तो अगर आपने आपके कंप्यूटर आपने सिस्टम से डिलीट किया, लेकिन वो मेन सर्वर से कभी डिलीट नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो पर्टिकुलर डेटा अगर पब्लिक डोमेन में आ गया तो उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। रिकवर डैमेज, डिलीटेड और एनक्रिप्टेड फाइल्स, जैसे मैंने कहा कि रैंसमवेयर अटैक में फाइल्स को एनक्रिप्ट किया जाता है, ऐसे फाइल्स को डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है, जो एक फॉरेंसिक एनालिस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Keep up to date with latest cybercrime developments and methods within the digital forensic field and work to relevant ISO accreditations, which is a must and important part. Well, Chief Information Security Officer, इनकी आवश्यकता, ये सीनियर लेवल के लोग हैं, बहुत सीनियर लेवल लोग हैं, इनकी आवश्यकता होती है बहुत इन बैंक्स में तो CISO is mandatory, और सिर्फ बैंकों में नहीं, बहुत बड़े-बड़े जो संस्थाएं होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे CISO होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा पोस्ट है और ये टॉप मैनेजमेंट का पोस्ट कहलाता है। वहां पे CISO इस पर्टिकुलर पायदान में पहुंचने के लिए करीब 15 से 20 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति एक हाईएस्ट लेवल का जो एक ऑफिसर होता है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये कुछ करता है। कंडक्ट एम्प्लॉय सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, develop strategic plans to deploy information security technologies, protect the organization's data privacy, और conduct electronic discovery and digital forensics investigation. ये जो पोस्ट होता है CISO, ये एक टॉप लेवल का होता है, पॉलिसी लेवल मेकिंग होता है। और अगर यहाँ पे कुछ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर इस समय इस सेशंस को देख रहे हैं, तो आपकी जो एक एम होनी चाहिए एक CISO बनने की आज से 15 साल के बाद, क्योंकि ये बहुत ही वन ऑफ द हाईली रिस्पेक्टेड जॉब होता है और आपको बहुत सारा पर्टिकुलर आपको सोशली यू विल बी वेल रिकॉग्नाइज्ड। लेट मी टेल यू, जस्ट सोशली वेल नोन इज इम्पोर्टेंट, बट पैसे भी आल्सो इज इम्पोर्टेंट। और ये जो सैलरी रेंज है ये भी बहुत अच्छी होती है एज पर एज द CISO इज बीइंग कंसर्न। फिर हायरार्की जब हम बात करते हैं तो एंट्री लेवल पे जब आप जाते हो तो आपको एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, ये एंट्री लेवल के जॉब्स है। मिड लेवल में जब आप जाते हो तो सिक्योरिटी ऑडिटर, इंसिडेंट रिस्पांस, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, पॉलिसी पोजीशन, ये मिड लेवल के पोस्ट होते हैं। और जो सीनियर मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर, सिक्योरिटी डायरेक्टर, डेप्यूटी CISO एंड CISO, ये सीनियर मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं, जहाँ पे ये पोस्ट हर एक पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो जाता है, तो उसका एक जो ड्रीम होता है, उसका एक ख्वाब होता है कि वो एक दिन इस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का सिक्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग वो करता है लोगों के भलाई के लिए और खास करके ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड हैकिंग और हैकर्स। ये कुछ है साइबर सिक्योरिटी में जो सैलरीज हैं जो लोगों के लिए जो होते हैं। तो these are some of the salaries which are being put across
वेल ये एवरेज इंडियन सैलरी है, ये करीब 28 लाख रुपया है सीसो की सैलरी। ये इससे भी ज्यादा होती है। अगर कोई बैंक में सीसो है तो इनकी सैलरी करीब 60-70 लाख पर एनम भी हो सकती है। कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिस्ट, वेल सैलरी इज बीन रिटन टू यू। सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ये जो सैलरीज है ये एक हमारे इंडियन रुपीस में भी है, प्लस इट्स इन द डॉलर्स कन्वर्जन्स, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू डू अक्रॉस। लेकिन ऑल द वे ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है। जब आप इसकी एवरेज सैलरी अगर आप यूएस में देखोगे तो करीब 2.25 लाख यूएस डॉलर्स, इज वेरी बिग मनी। और एवरेज इंडियन सैलरी जब यही पर्टिकुलर व्यक्ति को आप डॉलर कन्वर्जन में नहीं करोगे, बट एवरेज इंडियन सैलरी सीसो को करीब 28 लाख रुपया होती है। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल के टाइम पे ये जो साइबर इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इनफैक्ट इस क्षेत्र में भी कुछ अगर ऐसे व्यक्ति भी हैं जहाँ पे आज जॉब के बारे में सोचते होंगे, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो या कोई LIC के बिजनेस में भी हो, तो आप आपकी जो LIC की जो बिजनेस है लाइफ इंश्योरेंस, आप इसको एक और एक दिशा में जा सकते हो, साइबर इंश्योरेंस। क्योंकि जितनी लाइफ की इंपॉर्टेंस है उतना ही डेटा भी इंपॉर्टेंट है। तो आज बहुत सारे लोग आज साइबर इंश्योरेंस कवर भी जानना चाहते हैं। तो साइबर इंश्योरेंस कवर में ये सब चीज आजकल कवर किए जाते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर किसी ने अगर कोई व्यक्ति का फेक प्रोफाइल बनाए तो साइबर इंश्योरेंस का कवर होगा, तो ही गेट सम मॉनेटरी बेनिफिट या लीगल एक्सपेंसेस मिलेंगे। सोशल मीडिया लायबिलिटी, तो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी की बदनामी की जाती है तो उस बदनामी से होने वाला जो पेन है, तो उसमें कुछ पैसे भी मिलते हैं टू दैट पर्सन जो विक्टिमाइज होता है। और साथ साथ में अगर वो कुछ FIR रजिस्टर करता है तो उसके लिए जो उसका वकील का खर्चा जो है वो भी अंडर दिस साइबर इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग, अगर कोई महिला, तो महिला को अगर इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई हैरेसमेंट करता है, अगर वो महिला कोई कंप्लेंट करती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लॉयर्स होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं साइबर के क्षेत्र में, तो साइबर इंश्योरेंस कवर अगर उस महिला ने ली है तो ऐसे सिचुएशन में ये इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें कुछ पैसा देती है, विच एक वो अच्छे लॉयर को लेके, साइबर लॉयर को लेके अपनी केस को चलाए। मालवेयर अटैक्स, IT थेफ्ट लॉस, अगर आपका कंप्यूटर अगर कोई वायरस से पीड़ित है जिससे आपका डेटा लॉस हो गया है, और अगर आप साइबर इंश्योर्ड हो तो आपको कुछ एक डेफिनेट सम मिलेगा। और साथ साथ में अगर आप कुछ FIR करते हो अगेंस्ट अननोन पर्सन और नोन पर्सन, तो इसकी जो लीगल कॉस्ट है कुछ हद तक ये भी पैसे आपको इंश्योरेंस कवर में कवर की जाती है। फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, आपके ईमेल आईडी से कोई मेल भेजता है जो आपने कभी नहीं भेजा है, जिसमें आरोप आप पे आता है, और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको कोई लॉयर लेना पड़ता है तो उस लॉयर का खर्चा जो है वो आपको साइबर इंश्योरेंस कवरेज में कवर होगा। मीडिया लायबिलिटी, साइबर एक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर, जैसे कि साइबर एक्सटॉर्शन में अगर कोई मेरा डेटा अगर कोई हैकर चोरी करता है और बाद में मुझे कहता है मैं आपको डेटा वापस करूंगा, लेकिन मुझे आप इतने पैसे दो, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो डेटा रिकवरी करने के लिए जो होने वाला खर्चा है, तो ये आपकी अगर साइबर इंश्योरेंस में आप कवर हो तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। साथ साथ में अगर आपका लिटिगेशन कॉस्ट भी कवर होगा। एंड प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच बाय थर्ड पार्टी। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि जितनी जरूरी हमारी जिंदगी है, लाइफ है, उतनी ही जरूरी हमारा डेटा भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ ईच एंड एवरी पर्सन जो आज इस वेबिनार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रिटिकल। मेरे अभी ये कुछ 5-1 मिनट मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब कहना चाहता हूँ कि जो इंस्टीट्यूट, जो गोविंदराव वंजारे जो कॉलेज ने आज ये पर्टिकुलर वेबिनार का उन्होंने जो आयोजित किया है, और जो उन्होंने एक स्टेप लिया है कि स्टूडेंट्स को वो कभी भी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको वो सक्षम करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ सोचने के बाद जो डायरेक्टर हैं जो कॉलेज के डॉक्टर सोनारे सर और हमने बहुत कुछ सोच समझ के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स का निर्माण किया है जो ईच एंड एवरी पर्टिकुलर स्टूडेंट, भले वो साइंस के हो या लॉ के हो या कॉमर्स के हो या टेक्निकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हो, तो सबके लिए इनमें से कोई ना तो एक प्रोग्राम वुड बी बेनिफिशियल
एंड एडवांटेजेस। और इसकी खासियत है कि आप ये कोर्स घर बैठे भी आप कर सकते हो एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। नहीं तो ऐसे प्रोग्राम करने के लिए आपको पुणे में भाग के आना पड़ेगा। आई एम यूजिंग द वर्ड भाग के आना, क्योंकि क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने नागपुर में बहुत सारा काम किया मैंने, और मैंने वर्कड इन नागपुर, मैंने नागपुर में आई हैव सीन कि वहां से जो स्टूडेंट्स है, वहां पे जो लोग हैं जो टेक्निकली वेल कॉम्पिटेंट है, लेकिन कुछ हमारे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे जो है पुणे मुंबई, इनका एक ब्रांड हो चुका है। तो आप ऐसे पुणे मुंबई में आप मत आइए, आप अभी घर बैठे बैठे यू विल बी एबल टू नो सच टाइप ऑफ टेक्निकल लीगल प्रोग्राम्स। तो 4 प्रोग्राम का निर्माण किया: डिक्रिप्टिंग साइबर लॉ एंड डिजिटल एविडेंस, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन कैच द हैकर। बहुत ही महत्वपूर्ण, हम एथिकल हैकर के बजाय हम बोलते हैं कैच द हैकर। जिसने हमारा डेटा को एक्सेस किया है, जिसने हमारे कंप्यूटर को एक्सेस किया है, उसी को हम कैसे पकड़ना है, कैच द हैकर। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये। And the last program is certificate program in cyber hygiene and best practice. ये cyber hygiene is बहुत important शब्द है आज के टाइम में, क्योंकि हम बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान। आज के टाइम पे हम घर पे ज्यादा और बाहर कम होते हैं, तो अगर हमारे सड़कें भी अगर उतने क्लीन नहीं होंगे तो मैनेजेबल है। लेकिन हमारा कंप्यूटर अगर क्लीन नहीं है, कंप्यूटर में जो डेटा वो क्लीन नहीं है, कंप्यूटर में जो हमारे जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो लिंक्स आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं, अगर हम ये परख नहीं सकते हैं कि ये सही है या गलत है, तो ये प्रैक्टिस, साइबर हाइजीन प्रैक्टिस हमें पता नहीं है, तो शायद आज के टाइम पे हम एक बहुत बड़े क्राइम की ओर हम जा सकते हैं। हम नहीं क्राइम करेंगे, लेकिन कोई दूसरे व्यक्ति को, हैकर को हम एक मौका देंगे कि वो हमारे सिस्टम में एक्सेस करे, हमारे मोबाइल को एक्सेस करे, हमारे डेटा को छीन के लेके जाए, हमारे जो बाकी के जो कार्ड्स और विच आर लिंक टू आवर पर्टिकुलर मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर, उसका दुरुपयोग करके वो एक आर्थिक परिस्थिति, एक आर्थिक स्थिति एक फॉलो करें, जिससे एक आदमी को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो साइबर हाइजीन, मैं कहता हूं कि जैसे हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान है, वैसे ही हमारे देश में होना चाहिए स्वच्छ इंटरनेट अभियान। तो ये प्रोग्राम उस पर्टिकुलर दायरे में आपको एक दिशा लेके जाती है कि कैसे आप एक अच्छे प्रैक्टिस फॉलो करके अपनी सिस्टम, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को सुरक्षित कर सके, और अगर दूसरों के भी आप किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और सिक्योर करना इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप किसी कंपनी में आप जब आपका बायोडाटा आप जब लिखते हो, तो उसमें अगर आप लिखते हो कि आपको इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में भी आपको नॉलेज है, तो आप दावे से कहता हूं कि आपकी जो जॉब प्रोबेबिलिटी है वो करीब 65 से 70% उतनी इंक्रीज होती है आपको वो जॉब मिलने में। सबसे पहले जो है ये प्रोग्राम जो है डिक्रिप्टिंग साइबर लॉ एंड डिजिटल एविडेंस, खास करके लॉयर्स के लिए जो प्रैक्टिशनर्स लॉयर्स हैं। तो सिंस मैं जुडिशियल ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ ऑल ओवर इंडिया में, नेशनल जुडिशियल एकेडमी में पढ़ाता हूँ मैं, तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि एक ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए जो हमारे जो लॉयर्स, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को होना चाहिए, डिक्रिप्टिंग साइबर लॉ एंड डिजिटल एविडेंस, जहां पे ये कुछ सिलेबस है: साइबर क्राइम्स एंड ज्यूरिसडिक्शन, IT Act 2000 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, साइबर इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, फ्लॉज इन इन्वेस्टिगेशन, जो हर एक लॉयर को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड एप्लीकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट एनालिसिस, जो रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब से आती है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है टेक्निकली एज वेल एज फ्रॉम द लीगल पार्ट एंड फ्रॉम द केस लेवल। आप जान सकते हो कि ये सिर्फ 8 घंटे का प्रोग्राम है, बट दिस इज ऑल प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम। इसका मोड होगा ऑनलाइन, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप आपके खुद मोबाइल पे भी आप इस लेक्चर को, सेशन को अटेंड कर सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म होगा गूगल मीट और जूम, और द फीस आर वेरी वेरी नॉमिनल, बिकॉज जो आपको ये पढ़ाने वाले हैं these are some of the very senior professionals जो हमारी देश की जुडिशियल ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट्स को पढ़ाते हैं, so on and so forth। और इसकी बैच साइज नॉट मोर देन 40 पार्टिसिपेंट्स इन वन बैच। और ये जो प्रोग्राम्स नॉर्मली सैटरडे संडे को किए जाएंगे, ताकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और एट दैट टाइम यू कैन बी कंप्लीटली फोकस्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दूसरा है सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। थोड़ा तगड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारे कंटेंट्स है,
और इसमें साइबर इन्वेस्टिगेशंस में रियल केसेस, रियल इश्यूज ये आपके सामने लाया जाएगा। जो कोर्सवेयर होगा that also is developed by people जो एक्चुअली साइबर क्राइम के केसेस में काम करते हैं। और ये भी जो प्रोग्राम होगा ये 3 महीने का होगा, 4 घंटे फॉर वीक, 4 घंटे हर एक वीक में। तो इट वुड बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से बैच में कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो दैट परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसका ध्यान रख के ऐसे पर्टिकुलर डेट्स और टाइम्स अनाउंस किए जाएंगे। और आप देखोगे ये ऑनलाइन मोड पे होगा, गूगल मीट या जूम पे होगा, और इसकी फीस जस्ट 5,000 प्लस 18% GST। वेल, यही प्रोग्राम अगर आप पुणे और मुंबई में 3 महीने का करोगे तो यू हैव टू शेयर एनीवेयर बिटवीन 35,000 to 50,000 रुपीज। आज ये 5,000 रुपए में आपके घर तक आ रहा है। और इसमें जो कंटेंट्स है, दिस कंटेंट्स आर टेक्नो लीगल कंटेंट्स, कॉन्सेप्ट्स है, प्रैक्टिकल केस स्टडी अप्रोच होगा। और इसमें से करीब 20% जो पार्टिसिपेंट्स होंगे इनको एक लाइव इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, जहां पे वो कुछ रियल केसेस में वो काम करके अपनी वो पर्टिकुलर जो माइंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में वो अपना टैलेंट को शोकेस करे। और जो भी इंटर्नशिप में जो चुना जाएगा, जो स्टूडेंट, जो पार्टिसिपेंट, उनको इंटर्नशिप की एक अलग सर्टिफिकेट भी मिलेगी। तीसरा प्रोग्राम है इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन कैच द हैकर, जहाँ पे इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल प्रोग्राम होगा। ये खास करके हमारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, खास करके जो हमारे साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, बिकॉज ये भी एक 3 महीने का प्रोग्राम है, 4 आवर्स पर वीक, मोड होगा ऑनलाइन। और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, मालवेयर एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, ये VA जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से कहा कि आपके नेटवर्क में कैसे आपको एसेस करना है कि आपका नेटवर्क इज सिक्योर। तो इसके बारे में आपको टूल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। आप कैसे हैकर को एक्सपोज कर सकते हैं, जो हैकर आपके सिस्टम में अगर बैठा है तो आप उसको कैसे एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग लाइव सिमुलेशंस वी वुड मेक इट आउट। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बताई जाएगी, साइबर फॉरेंसिक्स और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। तो ये होगा कैच द हैकर के प्रोग्राम में। 3 महीने का प्रोग्राम होगा, 4 आवर्स पर वीक, और बैच साइज इट विल बी 60 participants in one batch. The last program, certificate program in cyber hygiene and best practices. Well, ये 1 महीने का प्रोग्राम है, well 4 hours per week। मैं जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स आज जुड़े हुए हैं, मैं सबको आग्रह करूंगा कि ये एक कॉमन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जो जिसकी जानकारी हर एक पार्टिसिपेंट्स को, हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए जो आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर ये टॉपिक्स अगर उन्हें आती है तो आई कैन टेल यू कि हमारे देश में जो साइबर क्राइम की मात्रा ये बहुत कम होगी। हम जो ये नेटफ्लिक्स पे जो एपिसोड देखते हैं, जामताड़ा एंड ऑल, ऐसे एपिसोड्स कभी आएंगे नहीं, बिकॉज जामताड़ा से जितनी वो कोशिश करे कि एक कॉमन व्यक्ति को वो मिसगाइड करे, हम उन्हें देने नहीं पाए, हम उनको देने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं कि वो अपने टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे ना होना दे। ये पर्टिकुलर चीज हम इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम में करेंगे, जिसकी फीस ऑल्सो इज वेरी नॉमिनल, जो करीब 1,500 रुपया है प्लस 18% GST। और इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा? साइबर स्पेस, इंटरनेट का स्पेस आपको सिखाया जाएगा, साइबर क्राइम और मोडस ऑपरेंडी कैसे क्राइम्स होते हैं, सोशल नेटवर्किंग फ्रॉड्स एंड प्रोटेक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स, आप ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से कैसे आप सुरक्षित हो सकते हो, सेफ ब्राउजिंग, जब आप ब्राउज करते हो तो किस तरह से आपको ब्राउज करना है, तो आप कहां से ब्राउज करते हैं ये किसी और को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, आपके मोबाइल को आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप हमारी देश की जो कानून है, जो साइबर लॉ, जो बेसिक चीज आपको जानना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये भी 1 महीने का प्रोग्राम है, करीब 16 घंटे का प्रोग्राम है ये, और आप घर बैठे बैठे ये प्रोग्राम को आप कर सकते हो। इनफैक्ट गोविंदराव वंजारी कॉलेज और हमने दोनों ने मिला के हमने अपनी कोशिश की है कि किस तरह से हम एक कम राशि से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे
और किस तरह से हम आपको एक आत्मनिर्भर बनाएं इन टर्म्स ऑफ दीज साइबर हाइजीन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। और खास करके जो नंबर 2 और नंबर 3 प्रोग्राम्स में हम इंटर्नशिप का भी मौका देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपको कि लास्ट 6 महीने में करीब मेरे पास 700 केसेस आए और बिलीव मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि हर एक केस को मैं काम करूं। ऑल्दो मेरे पास मेरी टीम है, लेकिन टीम होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे हम अपना माइंड नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। शायद ये मैन पावर आज के सेशन में हम इसकी जो गैप है इस गैप को हम कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम हम इसको लेके हमारे जो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और लोगों को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। और ऐसे प्रोग्राम करने के बाद आप इंडस्ट्री में जाके अपने बायोडाटा को भी आप बढ़ा दे सकते हैं कि मैंने ये ऐसा कोर्सेज किया है जहाँ पे आपको अच्छी नौकरी मिलने का चांसेस करीब 65 से 70% चांसेस आपके बढ़ेंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको इस क्षेत्र के बारे में बताऊं, साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम के कितने प्रकार है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा कि ऐसे पर्टिकुलर केसेस में कौन से कोर्सेस जो हमने डेवलप किए हुए हैं। और ये कोर्सेस गोविंदराव वंजारे कॉलेज के माध्यम से हम कर रहे हैं। आप उनके साथ जुड़े रहे तो व्हेनेवर दिस प्रोग्राम्स आर कमिंग तो आपको नोटिफाई करेंगे और आप इस क्षेत्र में आओ इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर फॉरेंसिक, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन होंगे और बहुत कुछ आप कर सकते हो इस क्षेत्र में। दिस इज अ नेवर एंडिंग फील्ड। थैंक यू वेरी मच। मैं सब जो पार्टिसिपेंट्स जो है मैं मन से मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर वेबिनार में आप जुड़े रहे। मैं खास करके जो कॉलेज को, खास करके एडवोकेट अभिजीत जी को जिन्होंने ये प्रोग्राम को उन्होंने इनॉग्रेट किया, डॉक्टर हेमंत सोनारे जिनके सपोर्ट के बिना ये प्रोग्राम नहीं होता था, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इस पर्टिकुलर मुहिम में जुड़े रहेंगे। हम कुछ ऐसा कुछ कर दिखाएंगे इस क्षेत्र में जहां पे हमारी डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारे देश में साइबर अटैक्स का जो मात्रा है उसको हम कम से कम करेंगे। आज हमारा देश पहले 3 देशों में आता है एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न। हमें ये पहले 3 में नहीं आना है, हमें लास्ट के 3 में भी नहीं आना है। हमें एक ऐसा देश बनना है कि दिस इज टोटली free from any cyber crime attacks. Thank you very much once again for being on this webinar and thank you once again, मैं कॉलेज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया and to express my opinions. Thank you very much. धन्यवाद डॉक्टर हेरोल्ड डिकोस्टा जी। Yes. हम इंटरनेट रिवॉल्यूशन में जी रहे हैं। हम सब एक डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं जैसा आपने कहा, बट अभी आवश्यकता ऐसी लग रही है कि एटिकेट्स के साथ साथ इन एटिकेट्स भी सीखना पड़ेगा। ऐसा आपके सारे संभाषण से सभी लोगों को जागरूकता पैदा हुई होगी। एक स्टैटिस्टिक में पढ़ रहा था कि भारत में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम होता है और आप जिस तरह बता रहे थे कि वो 10 मिनट का 1 मिनट कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जो अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपने कहा कि ऑलमोस्ट 6 मिलियन लोगों की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जरूरत है और इंडिया को इमीडिएटली 35 लाख लोगों की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक सनराइज इंडस्ट्री की तरह इसके तरफ देखना चाहिए। आज के युवाओं को सेंसिटाइज करने की जरूरत आपने बताई कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का यूथ जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इंटरनेट लिटरेसी हो, डिजिटल लिटरेसी हो, इसमें हमें इवॉल्व होना पड़ेगा। आपने सही कहा कि इंडिया इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर ब्रेन्स हमारे पास में है, बट एक इंडियन सॉफ्टवेयर ब्रेन्स को, इंजीनियर्स का बोलबाला
सेफ्टी की दुनिया में, सिक्योर सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी होना चाहिए। इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत सारे हैं, बट स्मार्ट यूजर्स की थोड़ी कमी दिखती है, जो जैसा आपने एक शंका उपस्थित की। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हर चीज ऑनलाइन है, तो साइबर अवेयरनेस नॉलेज का कंपलसरी होना भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि डेटा ये डेटा नहीं, जीवन है। मुझे लगता कि एक न्यू ऑयल अगले पूरे नेक्स्ट सेंचुरी तक रहेगा। हम देखते हैं कि हमें बहुत सारी कोई चीज फ्री मिलती है तो हम उसे बहुत एक्सेस करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता कि हम खुद उस फ्री चीज के लिए खुद प्रोडक्ट बन चुके हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉ के बारे में आपने कहा, मुझे लगता है भारत इस पे विचार कर रहा है। पेरेंटिंग के बारे में बात की जाती है हमेशा जब हम लोग पेरेंट्स के साथ में बात करते हैं, बट अभी तो टेक्नोलॉजी पेरेंटिंग की भी जरूरत मुझे लगता है कि आगे की जनरेशन्स के लिए लगेगी। एजुकेशन अवेयरनेस, कॉर्पोरेट एजुकेशन अवेयरनेस, आपने इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे एग्जांपल्स, केस स्टडीज हमें बताई। तो हर जगह पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी स्टूडेंट आज साइबर क्राइम के तरफ आकृष्ट हो रहा है। आपने सही कहा कि 65% उसका जो बायोडाटा या रिज्यूमी जो बनता है, उसमें अगर इस तरह के वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं तो उसके चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन का हमारा मकसद ये है कि इस तरह की पॉजिटिविटी सारी जगह हम लोग स्प्रेड करें। और आज का प्रोग्राम तो बहुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम हमने लिया है, कि ना ओनली बताया है, लेकिन हम लोग कुछ इस तरह का जॉइंट वेंचर आपके साथ में कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के साथ में कर रहे हैं, कि एक अच्छे अतिशय बहुत अत्यल्प ऐसे दाम में या फीस में हमें विदर्भा के सारे जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के सारे यूथ को, नॉट ओनली गोविंदराव वंजारी इंजीनियरिंग कॉलेज बट सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, सारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल कॉलेज है, लॉ कॉलेजेस है, और बिकॉज इसमें मुझे लगता है कि देयर इज नो एनीबडी फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन ज्वाइन। तो नॉट रिक्वायर्ड कि वो बंदा इंजीनियर हो या लॉयर हो, एनीबडी कैन ज्वाइन दिस स्ट्रीम। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका सभी लोगों के लिए है। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज का, उसमें कहा है कि कॉस्ट एस्टिमेशन अराउंड $600 बिलियन उन्होंने फिगर आउट किया है साइबर क्राइम का। और भारत का एक हर साल में ऑलमोस्ट 457% साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ऐसा उसमें लिखा है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्कोप, और आपने कहा कि इतने सारे केसेस आगे के इसमें रहेंगे जब हम लोग इतने फ्रिक्वेंटली इसे यूज कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन आपने जैसे कहा इज अ रियलिटी में एक डबल एज स्वॉर्ड है, हम लोग उसको किस तरह से यूज करें वो हमें देखना पड़ेगा। रीथिंकिंग ऑन डिजिटल सिक्योरिटी इज नीड ऑफ एन आवर। मुझे लगता है कि डिजिटल कन्वर्जेंस और डिजिटल सिक्योरिटी ये आगे का भविष्य करियर के क्षेत्र में भी रहेगा। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहेगा। आपने बहुत, आपका जो कीमती वक्त है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर से आप हम सभी से बात कर रहे हैं, और पूरे विदर्भा के जो लोग हैं आपको सुन रहे हैं, और आगे भी आपने हमें साथ रहने का एक वादा किया है। एक जॉइंट वेंचर हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। मैं गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना आपका कीमती समय दिया। और ये रिवॉल्यूशन आपने कहा, ये मुहिम है, ये इसमें हम चाहते हैं कि आपका साथ दे, और एक आपने जैसे कहा स्वच्छ भारत, एक स्वच्छ समाज बनाने की तरफ हम सभी मिलके एक इंटरनेट रिवॉल्यूशन के साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी के साथ साथ यहाँ के रोजगार निर्मित के लिए भी इस क्षेत्र की तरफ देखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी भारत की तरफ है कि आत्मनिर्भर तो बनना है, बट साथ साथ
कौन से क्षेत्र में जाना है, कहाँ से आत्मनिर्भरता आएगी, और एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आज का यूथ है, उन्हें सही तरह से डायरेक्शन देने का काम गोविंदराव वंजारी फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, और आपका साथ हमें इसमें मिल रहा है। हम सबका ये सौभाग्य है। इस प्रोग्राम के माध्यम से सारे विदर्भा के लोग इसका फायदा ले सकेंगे, और अतिशय बहुत ही कम या अत्यल्प फीस में, डिस्काउंटेड प्राइजेस में हमारे रिक्वेस्ट पे आपने ये प्रोग्राम हमारे साथ जब टाइप किया तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग फीस इतना नहीं दे पाएंगे जितना आप बाकी जगह पे चार्ज करते हैं। तो आपने भी हमारी रिक्वेस्ट को माना और बहुत ही अत्यल्प इसकी फीस रखी। इसका एडवांटेज सारे लोग लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारे जो प्रेरणा स्थान है, हमारे वंजारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर सुहासिनी जी वंजारी, हमारे संस्था के सचिव एडवोकेट अभिजीत जी वंजारी, हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर स्मिता जी वंजारी, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका पुनश्च आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अभिव्यक्ति के माध्यम से आपने एक पॉजिटिव स्पिरिट, एक आशा पूरे विदर्भ में जागृत की, और इस अभिव्यक्ति का समारोह हुआ ऐसा जाहिर करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।